आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ ख़ास मुलाकात में मौजूद हैं जेडीएस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद शफीउल्लाह। उनसे बात करते हैं। सर, हाल ही में जो है आप जेडीएस पार्टी को, जो आपका अच्छा पोस्ट था, वाइस प्रेसिडेंट थे आप, किस लिए इस्तीफ़ा दिया सर? देखिए, मैं जनता दल सेक्युलर में जी 25 से 30 साल के अरसे से जी रहा हूँ और कौम के लिए और समाज के लिए काम करता रहा हूँ। जी बीच में जब एचडी कुमार स्वामी ने बीजेपी से मिलकर हुकूमत बनाई थी, उस वक्त मैं उसकी मुखालिफत करते हुए, सख्त मुखालिफत करते हुए बिल्कुल अलग हो गया था। जी पार्टी से भी, हुकूमत से भी। जी हुकूमत से हिस्सा ही नहीं लिया हुकूमत में, अच्छा और पार्टी से फौरी बाहर हो गया। अच्छा फिर जब बहुत सारे मुसलमानों को जमा करके वो हुकूमत के खात्मे के बाद जी एचडी कुमार स्वामी और देवेगौड़ा जी ने महसूस किया कि मुसलमानों के साथ बहुत तकरीबन उनको जो वादे किए गए थे उसकी मुखालिफत पार्टी ने की है, और एचडी कुमार स्वामी ने बीजेपी के साथ उस वक्त हाथ मिलाकर मुसलमानों के साथ ने उनको किया हुआ वादे की खिलाफ वर्जी की है। इसको महसूस करते हुए उन्होंने मुसलमानों के एक बहुत बड़े जुलूस को तलब किया, जी और यहाँ पैलेस के मैदान में जी बहुत बड़े मजमूए के सामने, जिसमें बहुत सारे उलमा भी मौजूद थे, उन्हें बुलाया गया था। सबके सामने उन्होंने मुसलमानों से और सारी रियासत की दीगर अवाम से भी माफ़ी मांगी जी कि एक सेक्युलर पार्टी होते हुए उन्हें बीजेपी के साथ जो मज़हबों के दरमियान नफ़रत डालने में यकीन रखती है और हमेशा मंदिर मस्जिद इशू पर काम करती है, जी और कॉमन सिविल कोड और मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत या हस्तक्षेप करने पर यकीन रखती है, और हिंदुओं मुसलमानों के बीच में जो भाईचारगी है, मोहब्बत है, उसमें नफ़रत और दरार डालने की पूरी कोशिश करती रहती है। ऐसी पार्टी से हमें हरगिज़ हाथ मिलाकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। फिर वो दोबारा लिहाजा जी ये बहुत बड़ी गलती की। अभी हमें एहसास हो गया है, हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। ये उन्होंने साफ साफ सारे मुसलमानों के सामने कहा। उस मजमे में मैं भी मौजूद था, तो फिर एक बार उनसे जुड़कर फिर उनके साथ काम में लगा रहा। लेकिन मैं पार्टी का काम इसलिए करता रहा क्योंकि मैं पार्टी के ज़रिए और सियासत के ज़रिए कौम के मसाइल हल करने में मैं मेरा रोल अदा करता रहा जी और इस तरह मैंने 25 से 30 साल लगा दिए। कभी मैंने पार्टी से जुदाई नहीं की। वो 2 साल जो बीजेपी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया था, उसके अलावा। जी फिर हाथ मिलाकर जो है गलती की है, वही मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो मुसलमानों ने भी माफ़ करके उनके साथ जुड़े, मुसलमान बहुत सारे। फिर कई इस तरह के कई मरहले आए जहां उन्होंने कई बार खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के सामने माफ़ी मांगी अपनी उस गलती के लिए। अच्छा, अगर वो गलती ही नहीं थी जी तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं थी। और मुसलमानों को समझाने की या उनसे वादा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जब मुसलमानों से गलती से उनके गलती के लिए माफ़ी मांगी गई और उन्हें समझाया गया और वादा किया गया, इसका मतलब यह है कि वो गलती हुई थी, यानी इन्हें एहसास हुआ है। अब ये मालूम पड़ रहा है कि ये फिर से वापस जाकर हाथ मिला रहे हैं और फिर से दोबारा गलती कर रहे हैं, दोबारा गलती कर चुके। ये देखिए, गलती नहीं होती तो वो माफ़ी क्यों मांगते? जी और फिर जाके मिला रहे हैं। उसके लिए ये कई बहाने बता रहे हैं कि हमारी पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और फिर ये बहाने बना रहे हैं कि हमारा सर्वाइवल है और पार्टी को ज़िंदा रखना है वगैरह। ये पार्टी को ज़िंदा रखना ये सही है, इसके लिए मुसलमानों के मफादात को बालाए ताख रख कर या उसको ठोकर मारकर ये जाके उनसे हाथ मिलाएं, ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 3.5 साल जो हुकूमत की यहाँ बीजेपी ने रियासत कर्नाटक में, सारी अवाम उनसे तंग थे। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी तंग थे। ये हमेशा जहाँ कहीं इनके गैंग्स हैं, जिसे पेरिफेरल कहा जाता है, वो गैंग्स जो हैं
मस्जिदों पर हमले, मदरसों पर हमले, जी कब्रस्तानों पर हमले, ईदगाहों पर हमले, और ईदगाहों में गणेशा को बिठाने की ज़िद, जी और मस्जिदों के सामने बाजे बजाने की ज़िद, इन नमाज़ों के वक्त बाजे बजाना। इसके लिए 3.5 साल ये हुकूमत, बीजेपी की जो हुकूमत है, क़ानून की बालादस्ती को रखना चाहिए था। ये हुकूमत ऐसा इन्होंने की, ये गुंडों को साथ देते रहे, जी जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम 3.5 साल होता रहा। जी सारी कर्नाटक की अवाम ने देखा है। मेरे लाखों दोस्त मेरे हिंदू हैं जो बहुत तंग थे इनकी ऐसी हरकतों से। अच्छा ना हिंदू खुश थे ना मुसलमान खुश थे, जी सिर्फ इसलिए कि तरक्की की तरफ इनका ध्यान नहीं था, अवाम की फलाह व बहबूदी की तरफ ध्यान नहीं था। अगर ध्यान था तो मुसलमानों की तालिबात, जो मुसलमान लड़कियां हैं इल्म हासिल करने कॉलेजों को जाती हैं, उनके हिजाब निकलवाने हैं। जी ज़रा ये तो कोई बता दे कि हिजाब निकलवाने के बाद मेरे देश का, मेरे वतन का, या मेरे कन्नड़ नाडु का क्या फ़ायदा हुआ, जी या लोगों का क्या फ़ायदा हुआ, या इनकी पार्टी का क्या फ़ायदा हुआ। सिर्फ इस्लाम दुश्मनी जी और हमारी बच्चियों को तालीम से रोकना इनका मकसद। क्या ये हुकूमत का तरीक़ा है? ये तो दीवानगी है, शैतानियत है। ऐसी पार्टी जो ऐसे हुकूमत करने पे यकीन रखती है, इनसे अगर हाथ मिलाने मेरी पार्टी चली जाए जी जो सेक्युलर उसूलों पर कायम थी, तो जब सेक्युलर उसूलों से छूट रही है, जब देखते हैं इसके बावजूद उसको एहसास नहीं करते, और ये अगर कोई कहे कि मैं उनसे ईमानदार हूँ, मैं उनसे वफ़ादारी करता हूँ, ये सब मेरे ख्याल में सही हरकतें नहीं हैं। सही बात यह है कि उन्होंने फिर एक बार उनसे हाथ मिलाकर सारे वोटरों से किया हुआ वादे की खिलाफ वर्जी की है। और बहुत सारे हिंदू जो सेक्युलर उसूलों पर कायम हैं, वो सब इसकी मुखालिफत करते हैं, और सारे मुसलमान भी मुखालिफत करते हैं। लिहाजा उसको इन बातों को महसूस करते हुए, और मैंने देखा कि रियासत में अगर वो पार्टी आ गई जो 3.5 साल ये धूम मचाई थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े करा के, ये पार्टी आ गई, तो फिर एक बार यहाँ सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और सारे हिंदुओं और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएगी। ये सोचकर इस पार्टी को तक़वियत देने की कोशिश जो मेरी पार्टी के सीनियर लीडर करने चले गए थे, इसको महसूस करते हुए पहले ही दिन मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा और मेरा इस्तीफ़ा देने की वजह से तकरीबन सारी रियासत के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे तालुकाजात में, और कई गांव और म्यूनसिपाल्टियों में हमारे जेडीएस के वर्कर्स और जेडीएस लीडरान जो हैं, उन्होंने मीटिंग की, और सैकड़ों की शक्ल में, एक जगह 100, एक जगह 150, एक जगह 300, एक जगह फिर 50, 10, सब लोग एक साथ में इस्तीफ़ा देने का तय किए हैं। जी इतना सब होकर हमारे चंद लीडरान, बड़े लीडरान नहीं, चंद लीडरान ये कहें कि भाई उनसे वफ़ादारी करना है, उनसे ईमानदारी करना है, ये कहाँ की वफ़ादारी? भाई कौम की वफ़ादारी नहीं तो, जी और सारे अवाम के लिए, सारी सोसाइटी के लिए, सारी अवाम के लिए सियासी पार्टी होनी चाहिए, जी हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, और उनके फलाह बहबूदी के लिए होनी चाहिए। नुकसान पहुंचाने के लिए एक पार्टी खुल्लम खुल्ला नुकसान पहुंचाती है, और स्टेटमेंट भी देती है, और टीवी डिबेट्स में भी वो कहती है कि हम हैं ही इसलिए, और उनकी पार्टी का चुनकर आया हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी ये कहता है कि हम आए ही हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अगर इतना खुल्लम खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, यानी देश के खिलाफ, हमारे आइन के खिलाफ बोल रहे हैं, और खुल्लम खुला ये बात वो कह रहे हैं, इसके बावजूद अगर ये एक सेक्युलर पार्टी उनसे हाथ मिलाकर ये कहती है कि हम सेक्युलर ही रहेंगे, ये बहुत मुश्किल की बात है, नहीं होगा। और ये दूसरी बार इनकी जो गलती करने ये गए हैं, इसको महसूस करते हुए मैंने इस्तीफ़ा दिया, और मैं उस पर कायम हूँ। इस पर सोचना या वापस लेने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और तकरीबन 3 मरहलों पर मुझे बुलाकर बड़े बड़े लीडरानों ने समझाया। मैंने साफ साफ उनसे कह दिया कि मैं सोच समझ के मैंने इस्तीफ़ा दिया है, और मैं कौम के साथ खड़ा रहूँगा, और कौम के मफादात मुझे सबसे पहले तरजीही लेवल पे होंगे। और मेरा कोई मफाद सियासत से नहीं है। सियासत, देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को एक मैसेज दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को कहा है कि आपके मसाइल जो हैं एक लॉकर में लॉक हैं। अच्छा। और वो लाकर की चाबी जब तक आप लेकर लाकर नहीं खोलेंगे, मसाइल कोई हल होने वाले नहीं। जी। और वो लाकर की चाबी है सियासत।
सियासत में जाइए, उसके ज़रिए आपके मसाइल हल कीजिए, ये मुमकिन है। सियासत में गए बगैर आपके मसाइल हल नहीं हो सकते, पैसों से भी नहीं, दौलत से भी नहीं, असर व रसूख से भी नहीं। ये मैंने बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बात को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने सियासत में पूरी कोशिश की है कि मेरे असर व रसूख को इस्तेमाल करके सियासी असर व रसूख के ज़रिए हमारे कौम के मसाइल या मुसीबतें या दूसरों के जानिब से पेश करने वाले रोक टोक को दूर करें। और मेरी हद तक मैं किया हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरी तरह से। अच्छा, इस्तीफा देने से पहले ये आपको कुमारस्वामी से बात हुई या देवेगौड़ा जी से बात हुई? देखिए, इस्तीफा देने से पहले तकरीबन 3 महीने पहले से ये लोग जाके जब मिले, मुलाकात किए, उससे 3 महीने पहले से यहाँ एक बात चलने लगी कि ये मिलने वाले हैं जी। इस पर सारी पार्टी के लीडरान जमा हुए, बातचीत किए, हर डिस्ट्रिक्ट में सब जगह खुसूसन मुस्लिम लीडरान पार्टी के। एक मर्तबा ये भी हुआ कि जेपी भवन, जिसका मैं इंचार्ज हूँ, देवेगौड़ा जी ने मुझे जेपी भवन का इंचार्ज बनाया है, जी। और वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई मेरी ही जानिब से, जिसमें हमारे सदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब भी मौजूद थे। उनके सामने सारे स्टेट के जेडीएस लीडरान जमा हुए और उन लोगों ने बयान किया कि भाई, अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की बात जो हो रही है, लोगों में फैल रही है, इसके मुताबिक अगर वो करते हैं तो हम एक भी यहाँ साथ में नहीं रह सकते, साथ दे नहीं सकते पार्टी का। सब लोगों ने खुल्लम खुल्ला बताया जी। तो हमारे सदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब ने कहा ये बात ऊपर तक पहुँचाएंगे, और सख्ती के साथ उन्होंने पहुँचाया। कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा पहुँचाया। यहाँ तक जो लीडरान अब साथ में हैं पार्टी के, उन्होंने भी ये बात पहुँचाई। सब साथ में ही थे, हम एक ही साथ में थे, सब लोगों ने पहुँचाई है। ये सब बात पहुँचाते रहे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ये सब पहुँचाने के 15 दिन या 20 दिन जैसे ही अपॉइंटमेंट लिए, दिल्ली में अखबारों में आया कि ये अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं श्री अमित शाह जी और श्री मोदी जी से, और वो लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे साफ साफ मुझे इत्तला मिल गई कि ये अपॉइंटमेंट लिए हैं तो ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे। वो भी इंतज़ार में बैठे हैं। उनकी पार्टी जो ये तकरीबन 98 सीट से 66 पे आ गई, हुकूमत की 3.5 साल, और यहाँ पूरी तरह से सफाया हो गया, सिर्फ 66 सीट हैं, फिर आइंदा आने की उम्मीद नहीं और नीचे चली जाएगी। इसको महसूस करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली में इनका इंतज़ार करके बैठे थे। जिस तरह कहावत है कि मरीज़ को चाहिए था दही खाना, हकीम ने नुस्खा बताया दही खाना। मरीज़ भी खुश, हकीम भी खुश, नुस्खा भी सही, बीमारी भी दूर। इस तरीके यही तरीक़ा हुआ कि जैसे ही अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, वो इंतज़ार में बैठे हुए थे पहले से। वो अपनी पार्टी मजबूत कराने के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने उनसे हाथ जोड़ा है अपनी बचाव के लिए, तो ये कुछ और बचाव होगा। हरगिज़ ये पार्टी मजबूत नहीं होगी, पार्टी मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। हम जैसे लीडरान को सबको पूरी तरह यकीन है कि पार्टी पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगी इनकी इन हरकतों से, बीजेपी के साथ शामिल होने की वजह से। दूसरा क्या है, जिस तरह 3.5 साल यहाँ बीजेपी ने उनका दौरे हुकूमत दिखाया है, जो हरकतें की हैं, वो फिर से चालू हो जाएंगी अगर इनको मजबूती मिलती है तो। और वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जेडीएस को लिए हैं, ये उनका शिकार हुए हैं, उनकी गोद में जाके बैठे हैं। इसकी हम सारे के सारे मुसलमान भी मुखालिफत करते हैं, सेक्युलर हिंदू भी मुखालिफत करते हैं। कुमारस्वामी या देवेगौड़ा जी से बात नहीं की, बिना बात किए आप इस्तीफा दे दिए? भाई 15-20 दिन पहले से ये सारी बातें पहुंचाई गई हैं जी। फिर अगर नहीं, आप पर्सनली जाकर मैंने बात नहीं, मैं इसलिए बात नहीं किया कि मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं बात करूंगा तो वो मुझे समझाएंगे जी कि वो क्यों मिल रहे हैं, इसमें क्या भलाइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ वो महसूस कर रहे हैं, और मुझे मजबूरन समझना पड़ेगा, उनकी उम्र का और उनके लेवल का लिहाज करते हुए समझना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई समझाए, मैं समझ बैठूं जो गलत होगा। इसलिए मैंने इमीडिएट उसका क़दम उठाते हुए मेरा फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया, और मेरे इस्तीफ़ा देने की वजह से सारे हिंदुस्तान में वो ख़बर पहुंची और तकरीबन सारी पार्टियों में ये खबर पहुंची। यहाँ तक बीजेपी को भी मालूम पड़ा कि मुसलमान स्ट्रांग हैं, कोई ढीले नहीं हैं जी। बीजेपी को भी साफ साफ एक मैसेज चला गया। जो है अभी भी पार्टी में है। देखिए, हमेशा ऐसे लोग ऐसा देखिए, सोच अपनी अपनी
उनकी अकल और उनकी सोच आज सही है। आज भी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, लीडरों की तारीफ कर रहे हैं, देवेगौड़ा जी की तारीफ कर रहे हैं, कुमारस्वामी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, अल्लाह का फजल है कि मैं सियासत के ज़रिए मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए जो कुछ मैंने इक़दाम किए हैं या जो कुछ मैंने क़दम उठाए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि सियासत में रहकर मैं कर सकूँगा जी। लेकिन अगर मेरी पार्टी साफ साफ दुश्मनी जो बरतती है इस्लाम से और मुसलमानों से, उस पार्टी से मिलती है, तो वहाँ भी मैं करता रहूँगा, चाहे मेरे उसूल जाए भाड़ में, चाहे मुसलमानों की फलाह व बहबूदी जाए भाड़ में। ऐसा मैं सोच नहीं सकता। लिहाजा जो साहिबान दूसरी सोच रखते हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें भी चाहिए कि वो मुसलमानों के बारे में ठीक से सोचें। आप इसके मतलब पार्टी छोड़ने के बाद किसी लीडरान से बात करके कोई पार्टी दूसरी पार्टी में, जैसे कि कांग्रेस है, आम पार्टी है, बीएसपी है, क्या आप उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैं समझता हूँ, आप भी जानते हैं कि मुझे, क्योंकि बहुत लंबा अरसा मुझे सियासत में लगा है जी। लिहाजा तकरीबन सारी पार्टियों के लीडरान मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वाकिफ़ हैं, बातचीत भी है जी। यहाँ तक मैं आपको बताऊं, तकरीबन जब बीजेपी की यहाँ हुकूमत थी, सिर्फ बीजेपी की, और उस वक्त तकरीबन 4 चीफ मिनिस्टर्स बदले रियासत में, उस वक्त चंद मुस्लिम लीडरान का वफद जो बीजेपी से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता है, वो वफद मिलकर मेरे घर पे आया ये खबर लेके कि बीजेपी चाहती है, रियासती बीजेपी यूनिट चाहती है कि वो एक मुस्लिम लीडर को लेकर एक बहुत बड़ा चेयरमैन बनाकर उसके ज़रिए चंद मुसलमानों को बीजेपी में खींचा जाए। ये लेकर उन्होंने सोचा कि इसके लिए बेहतर कैंडिडेट सैयद शफीउल्लाह होंगे। समझकर वो सारे लीडरान मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप बेहतर है कि आप वो चेयरमैनशिप फ़ौरन दी जाएगी आपको और बहुत बड़ा पोस्ट भी दिया जाएगा पार्टी में, आप थोड़ा आ जाइए ताकि उनकी जो ख्वाहिश है कि चंद मुसलमानों को साथ में लेना है ये पूरी हो जाए। तो मैंने उन्हें बिठाया और उन्हें बातचीत को मौका दिया और मैंने कहा, सारे मुसलमान लीडरान ही थे जी। मैं वो सब सुनते होंगे, अभी मेरी बात उन तक भी पहुंचती ही होगी। तो मैंने उनसे कहा कि जब गुजरात में मुसलमानों के साथ क़त्लेआम किया गया, उस वक्त जब वहाँ पेटसू औरतों को पेट चीर के बच्चों को निकालकर तलवार पे अटका के नाच के डांस करते हुए ये गा रहे थे, तब उन औरतों के मुंह से जो चीख निकली, उस चीख में अगर मैं नहीं शामिल था, उन्होंने जो चीखा, मुझे बचा लीजिए, और उन्होंने जिससे उन्होंने गुहार लगाई या दरख्वास्त की, उस दरख्वास्त में मैं नहीं हूँ, वो किसी और को बुलाते होंगी, ये मुझे समझा दीजिए तो मैं मान लूँगा चेयरमैनशिप के लिए। अच्छा। या तो ये समझाइए कि वो जो किए थे किसी और औरत को था, वो जब तक मेरी बहन के साथ या मेरी ख़ास किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा नहीं करेंगे, मैं असर नहीं लूँगा। ऐसा ये सही होगा, ये तरीक़ा मुझे समझा दीजिए कि मैं असर ना लूँ उसका, बल्कि मेरे ख़ास औरत, तो कुछ भी मुश्किल नहीं, वो हमारे तक भी पहुँच जाए। जी। तो मैंने साफ कहा, तो वो बाकी की बातें करना छोड़ के वो बोले आपको समझा नहीं सकते बोल के चले गए। अच्छा। तो ये पार्टी ऐसी है भाई, इस पार्टी के करतूतों को खुल्लम खुला देख कर भी ये कहें कि ये सियासी पार्टी है, वो आज चले गए, हम उसमें रहकर कुछ कर देंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें अच्छी तरह मालूम है, उनका पूरा लिटरेचर मैंने पढ़ा है जी। और लिटरेचर क्या पढ़ के जो समझे वो पहले समझे हैं, लेकिन अब जो है खुल्लम खुल्ला वो सामने सब कुछ कर रहे हैं। इसके बावजूद चंद साहिबान अगर ये कहें कि भाई वो भी एक पार्टी है, हमारी भी एक पार्टी है, उसमें जाकर मैं कुछ करूँगा, कुछ दिखाऊँगा, कोई लाल खां कुछ नहीं दिखा सके। बहुत सारे लोग जो बीजेपी में जाके मुसलमान लीडर बने बहुत पहले जी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, बहुत पहले जो लीडरान बने, जो यहाँ क्या है जजेस थे या बहुत बड़े आईपीएस वगैरह थे, आईएएस वगैरह, उन लोगों ने लिख के रख दिया कि हमें आखिर में हमें कब्रिस्तान में भी मत दफनाइए बल्कि जला दीजिए। अच्छा।
इसलिए कि उन्हें मालूम था कि ऐसे वक्त में खबरस्तान के पास तकरार होगी, लोग उनका दफनाने नहीं देंगे और उनके घर वालों के लिए बहुत तकलीफ होगी। ये क्या ऐसे ये सब ज़रूरी है? क्या हमारे देश की ये तरक्की के लिए ज़रूरी है? क्या हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करके कोई तरक्की आ सकती है? और मुसलमानों को नीचा दिखाकर ये क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं, यहाँ के हिंदू भी हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान भी हिंदुस्तानी हैं। हम सब लोगों ने आज़ादी के लिए हमारे जानें कुर्बान की हैं, हमारे आबा व अजदाद ने, लिहाजा सबका यकसा हक़ है। और हम सियासत के ज़रिए हमें ये साबित करना है कि कोई लाल खां हमारे से बड़ा नहीं, ना हम किसी से बड़े हैं। हम सब यकसा हैं, हम सब यकसा हुकूक़ के ज़िम्मेदार हैं और हम सब यकसा हुकूक़ के हक़दार हैं। लिहाजा सबको यकसा हुकूक़ मिलना चाहिए। इसके लिए हमें सियासत करनी है, सियासत में रहना है। आप कौम की खिदमत के लिए कौन सी पार्टी में जाएंगे? देखिए, कौम की खिदमत के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, बहुत सारे दूसरे मैदान भी मौजूद हैं जिनमें मैं ऑलरेडी हूँ। कई इदारों में, कई अंजुमनों में, कई मसाजिद में मैं ज़िम्मेदार हूँ। जब तक पॉलिटिकल नहीं बनेंगे तब कौम का काम नहीं तो होगा। ये सब खिदमत चल रही हैं जी। अगर फिर भी सियासत के ज़रिए जो मसाइल हल कर सकते हैं वो दूसरे तरीके से हल नहीं हो सकते। बहुत सारी सियासी पार्टियां आज भी सेक्युलर उसूलों पर कायम हैं। अगर कोई पार्टी की तरफ से मुझे दावत मजबूती से आती है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर गौर करूंगा। और ऑलरेडी मुझे जैसे ही मैंने इस्तीफ़ा दिया, बहुत सारी पार्टियों के लीडरान घर पे आए, बातचीत करके गए। तकरीबन अब तक एक जितने मेजर पार्टियां हैं सबके लीडरान से बातचीत हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी मालूम कराऊंगा। बीजेपी से हाथ मिला है कुमारस्वामी ने, तो इससे जो है कांग्रेस को मजबूती मिल गई। कांग्रेस जो है आइंदा जाकर स्ट्रांग हो जाएगी। ये आपका ख्याल अच्छा है। जेडीएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा पहुंचा है। देखिए, आपका ख्याल अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जेडीएस जो है ये कौम परस्त और मज़हबों के बीच में नफ़रत फैलाने वाली पार्टी के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती की है और जेडीएस कमज़ोर हो जाएगी। जिस तरह अजित सिंह की पार्टी यूपी में और जिस तरह बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी और मायावती की उतनी बड़ी बीएसपी भी वीक हो गई इनसे मिलने के बाद। बहुत सारी पार्टियां वीक नहीं हुई क्योंकि वो बहुत जल्द निकल के होशियार हो गए। वो जो पार्टियां वीक हो गई और अब तो उनका सीन पर नामो निशान नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे कि जेडीएस उनसे हाथ मिलाए। इसके बावजूद वो मिलाए हैं। हमारा यकीन है कि ये कमज़ोर हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वो कमज़ोर हों, इसीलिए हम लोग उसकी मुखालिफत करते थे। और इसके बावजूद वो जाकर हाथ मिलाए तो हमें बाहर आने के सिवा दूसरा चारा नहीं। और खुसूसन सारी आवाम की फलाह व बहबूदी की खातिर और मुसलमानों की सियासत के ज़रिए मुसलमानों के मसाइल के हल की खातिर। कल 16 तारीख को जो है सीएम इब्राहिम ने एक तमाम लीडरों को, मुसलमान लीडरों को दावत देकर उलमा से मिलकर जो है कल डिसीजन लेने वाले हैं कि ये पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि वो सारे जेडीएस के तकरीबन सारे जितने भी ऑफिस बेरर्स और वर्कर्स और जितने भी जो कुछ हैं, सपोर्टर्स, वोटर्स, सबके सदर हैं जी। लिहाजा जेडीएस के रियासती सदर के हैसियत से उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ज़रा वक्त लेके वो बुलाए हैं। उम्मीद है कि वो भी सही फ़ैसला करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। और मुझे भी उन्होंने बुलाया है, मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। इस बार जो है पार्टी, जेडीएस पार्टी जो है इलेक्शन में जो है कमज़ोर हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे एचडी कुमारस्वामी ने जब बीजेपी से हाथ मिलाया था हुकूमत बनाने के लिए, उस वक्त जो कमज़ोरी हुई वही जारी रही। थोड़ा थोड़ा करके वो बिल्टअप होके सारे मुसलमान जेडीएस की तरफ आ भी गए। तकरीबन सारे, मतलब जितने जेडीएस के तरफदार थे वो सब फिर वापस जेडीएस के बन गए। लेकिन अब उन्होंने हाथ मिलाकर वापस उनको गंवा लिया है। ये कमज़ोरी जो है सिर्फ मुसलमानों ने जेडीएस को छोड़ने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि वकलिगास, लिंगायत, कुरुबास, सबके वोट कम पड़े हैं। इसके बावजूद 8% मुसलमानों ने वोट दिया है इस मर्तबा। और उनका ख्याल कुमारस्वामी को और देवेगौड़ा जी को रखना चाहिए, और उनका ख्याल ना रखते हुए ये जाकर हाथ मिला रहे हैं तो उन्हें भी गंवा लेंगे। कुमारस्वामी ने कहा है कि
मुसलमान को ऐसा वक्त आएगा कि फिर हमारे पास आना पड़ेगा। ये गलत बात है, क्योंकि मुसलमान हो या कोई भी हो, एक खासकर मुसलमानों का नाम लेकर बोले हैं। ठीक है वो बोलने दें, लेकिन किसी के भी लिए हिंदुस्तान की सियासत में या हिंदुस्तान के तनाजुर में सारी कौमों को हुकूमत से या हुकूमत के लीडरान से काम करवाने हैं तो सारे लीडरान को मालूम होना चाहिए कि हुकूमत चलती है अवाम के टैक्स के पैसे से। जी, कोई अपने जेब से पैसे डाल के हुकूमत नहीं चलाता, अवाम के टैक्स के पैसे से, अवाम के वोट से चुनकर आता है तो बड़ा आदमी बनता है और बड़ा ओहदेदार बनता है। और वो बड़ा ओहदेदार बन के ये कहे कि मेरे पास आना पड़ेगा, ये बेवकूफ़ाना बात होगी, क्योंकि सारी अवाम उनके तरफ ही जाएगी, खास सिर्फ मुसलमान नहीं, और सबके मसाइल उन्हीं को हल करना पड़ेगा। उसको एहसान के तरीके से नहीं देखना, एक जिम्मेदारी आ जाती है। वोट लेकर हुकूमत के पैसों से आप हुकूमत करते हैं और अवाम का वोट लिए हैं और पैसा टैक्स का अवाम ने दिया है, उस पर आप काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी है। वो कोई एक्स्ट्रा ऐसा मकाम नहीं है जहाँ से आप यजमान बन जाएं, आका बन जाएं, दूसरों को ग़ुलाम समझें। ये बेवकूफ़ाना बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे और किसी टॉपिक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी बातें जो पार्टी के बारे में और हमारी हिंदुस्तान की सियासी हालात के बारे में उस पर रोशनी डालने का आपने मौका इनायत फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मौके पर मैं सारी अवाम का और रियासत की अवाम का और ख़ुसूसन हमारी कौम के ज़िम्मेदारों को और हमारी कौम के लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी रियासत कर्नाटक में अगर हमारी सबकी कोशिश हुई तो फिर एक बार जो 3.5 साल यहाँ आकर हमें मुसलमानों को तंग किया था और तंग करने वालों को सपोर्ट हुकूमत का मिला था और गुंडा तरीक़े के लोगों के डिमांड्स पर उनको हुकूमत ने क़ानून बना के उन्हें सपोर्ट किया था, उम्मीद करते हैं कि वो फिर से एक बार हुकूमत पर काबिज़ होने का मौका अवाम नहीं देगी। शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये थे JDS के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद शफीउल्लाह साहब। नाजरीन, इसी तरह बने रहिए न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। अगली मुलाकात किसी नए चेहरे के साथ मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, शब्बा खैर।